आज हम लोग बहुत ही क्रूशियल टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक पता है आपको, कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। खास करके कुछ एग्जाम तो ऐसे हैं जिसमें कि इससे क्वेश्चन आना एकदम तय रहता है। कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का, कभी कभी 1 मार्क्स का भी आता है। लेकिन कुछ एग्जाम से यूपीएससी का मेंस है, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है, इन सब में कुछ ज्यादा ही नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। 5, इन सब एग्जाम का नाम इसलिए रखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन, कभी कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन और कभी कभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, और नाम दे देता है एडजेक्टिव्स एंड डिटरमिनर्स, इस तरह के नाम देकर क्वेश्चन पूछेगा। और क्वेश्चन उसमें से कम 10 क्वेश्चन पूछता है, उसमें से 3 और 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो होते हैं इस टॉपिक से होते हैं। इसके हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और भी एग्जाम है, एग्जाम की तो कमी नहीं जिसमें इससे पूछा जाता है। हर एग्जाम, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे आर्मी क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे वो एक्स ग्रुप का एग्जाम हो, चाहे वाई ग्रुप का एग्जाम हो, कहीं 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 भी, कहीं भी, तो इस क्वेश्चन, और कुछ एग्जाम में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछता है, ये अलग बात है। जैसे मैंने यूपीएससी मेंस में असिस्टेंट कमांडेंट वाले में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ लेता, सीडीएस में कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा की 5 क्वेश्चन से ज्यादा पूछ लेना एक चैप्टर से क्वेश्चन एक साथ, ये अपने आप में मायने रखता है। तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। इस प्यारे से, भोले वाले से, नन्हे मुन्ने से टॉपिक का नाम है आर्टिकल। ठीक है, जिसका आपने बचपन से नाम सुना होगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि आर्टिकल चैप्टर जो है, इसका हिंदी में कहीं कोई मीनिंग नहीं मिलेगा आपको। आर्टिकल चैप्टर सा हिंदी में कोई चैप्टर होता ही नहीं है। इसलिए आर्टिकल की मिस्टेक जो है, इंडियन स्टूडेंट से या एशिया के और एशियन लैंग्वेज के किसी भी एशिया के जितने भी लैंग्वेज है, उसमें किसी में भी आर्टिकल की मिस्टेक हो जाना बहुत नॉर्मल है। क्योंकि आर्टिकल जैसे किसी चीज का कंसेप्ट इंडियन लैंग्वेज में है ही नहीं। इंडियन का मैं कह रहा हूँ, एशियन किसी भी लैंग्वेज में आर्टिकल जैसी किसी चीज का कंसेप्ट नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जिसको हम आर्टिकल के इक्विवेलेंट या आर्टिकल जैसा कहें। और यूरोप के भी सारे लैंग्वेज में आर्टिकल जैसी चीज नहीं है। तो ये जो आर्टिकल है, ये इंग्लिश ग्रामर की स्पेशलिटी है। ये जो आर्टिकल है, ये इंग्लिश ग्रामर की स्पेशलिटी है। इस बात को ध्यान रखना है इसको। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। और आपको ये पता है कि हर चैप्टर को जो हम लोग शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसी चैप्टर के होंगे, आर्टिकल के होंगे, स्टूडेंट्स मस्ट मस्ट must give the ear to what their teacher says. Student must give ear to what their teacher says. इसको अंडरलाइन किया, फर्स्ट पार्ट। इसके अलावा अंडरलाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, ये हो गया सी पार्ट। और अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर, कोई गलती नहीं है तो नो एरर। ये हमने सेंटेंस लिखा। सेकेंड, he worked as medical representative लिखना है, representative for 6 years. He worked as medical representative for 6 years. A पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, और कोई गलती नहीं है
तो नो एरर, कोई गलती नहीं तो नो एरर। नो एरर का ऑप्शन तो आपको हमेशा मिलेगा, नो एरर का ऑप्शन तो कहीं जा ही नहीं रहा आपको छोड़कर। तीसरा है, थर्ड है, पैराडाइज लॉस्ट, नाम तो सुना ही होगा। पैराडाइज लॉस्ट नाम सुना है कि नहीं सुना है? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन की पोएम थी। पैराडाइज लॉस्ट इज, पैराडाइज लॉस्ट इज, पैराडाइज लॉस्ट इज epic poem. Paradise Lost is epic poem. और कोई गलती नहीं तो नो एरर। 3 क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये 3 क्वेश्चन समाप्त होते होते, लिखते लिखते ही आप इसका जवाब दे देंगे। मैक्सिमम केस में तो लोग लिख लिख के जवाब दे देते हैं। मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, जवाब आ जाता है फटाफट। आप लोग से भी यही उम्मीद है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में इस चैप्टर से। इस चैप्टर का नाम हम लोग क्या कह रहे हैं? आर्टिकल। समझ में आ रहा? कुछ मिल रही है कुछ गलती? तो मैं बताता हूं इसमें क्या है। स्टूडेंट मस्ट गिव द ईयर। पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें जो गलती है वो है द नहीं होगा। इंग्लिश में कहावत होता है, ध्यान मतलब हर लगे होता है, हिंदी में भी होता है मुहावरा टाइप का, कान देना। कान देना का मतलब होता है ध्यान देना। कान देना का मतलब क्या होता है? ध्यान, यानी कान किसी को दे दिया, बात पर कान दो, इसका मतलब क्या? ध्यान दो। कहते हैं कान दो लेकिन मतलब होता है ध्यान देना। कहते हैं कान देना लेकिन मतलब होता है ध्यान देना। तो जब हम ध्यान देना की बात कर रहे हैं तो उसकी जो इंग्लिश होती है, ध्यान देना का जो इंग्लिश है वो है गिव एन ईयर टू। क्या है? गिव एन ईयर टू। यहां पर क्या कर दिया? द का इस्तेमाल कर दिया। तो बहुत सारे अब देखेंगे कि आर्टिकल यूज होता है बहुत सारे वोकैब में से। मेक अ नॉइस, मेक अ मिस्टेक, इन अ हरी। तो ये सब चीजें हम ध्यान नहीं रखते हैं कि भाई इसमें ए आ रहा है। ठीक है, इन ए ट्राइस, तो अब इन अ ट्राइस लिखेगा, इन द ट्राइस लिख देगा, इन एन ट्राइस लिख लेगा, तो ऐसे काम करेगा। इसका मतलब आर्टिकल का जब आप यूज करते हैं तो आप ये भी देखिए कि जो ईडीएम यूज करते हैं उसमें भी कोई आर्टिकल आ रहा है क्या, और उसमें आर्टिकल आ रहा तो कौन सा आ रहा है, और फिर वो आर्टिकल चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको देखना। सेकेंड क्वेश्चन, ही वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ही किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या हुआ? एक हुआ। तो आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पहले ए लिखना ही पड़ेगा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से पहले ए लिखना ही पड़ेगा। ही वर्कड एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ही वर्कड एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही होगा। नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। ध्यान रखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो ए मतलब कोई भी काउंटेबल नाउन है, अगर वो 1 के लिए है तो उसके साथ ए लगाना क्या है? जरूरी है। जरूरी क्या? बेहद जरूरी है। पैराडाइज लॉस्ट इज एपिक पोएम। एपिक पोएम, पोएम क्या है? काउंटेबल नाउन। और ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? पैराडाइज लॉस्ट के लिए। तो इसके पहले भी ए या एन का आना जरूरी था। और इसमें क्या आता? इसमें क्या आना था? एपिक ए से शुरू हो रहा है, वॉल शुरू हो रहा है, तो इसके पहले क्या आना था? एन। तो क्या होता? एन एपिक पोएम। क्या हो जाना था? एन एपिक पोएम। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम। क्या होता? पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम। एन एपिक पोएम। ठीक है, दिख रहा है सबको? क्लियरली विजिबल है? एन एपिक पोएम। क्लियर? ये तीनों आर्टिकल की गलती है, तीनों आर्टिकल की गलती है। तो अभी तो मैंने आर्टिकल पढ़ाया नहीं था, आर्टिकल के पहले कैसे क्वेश्चन आता है ये मैं दिखा रहा हूँ। अब हम लोग आर्टिकल चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आर्टिकल का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जरा उसे पहले समझ लेते हैं फिर बात करेंगे। आर्टिकल का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा।
और सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आर्टिकल वो चीज है जो एशियन ओरिजिन के लैंग्वेज में नहीं है। तो एशियन स्टूडेंट से, हमसे और आपसे आर्टिकल की मिस्टेक हो जाना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हमारे लिए आर्टिकल जैसी कोई चीज, हमारे ग्रामर में आर्टिकल जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो हमारे दिमाग में कहीं ऐसा है ही नहीं कि आर्टिकल जैसे किसी चीज का इस्तेमाल हमको लैंग्वेज में करना है। हमारे दिमाग में नहीं है, हमारे दिमाग के किसी कोने में है ही नहीं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टिकल्स है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्टिकल। इंग्लिश में आर्टिकल है क्या, आर्टिकल किसको कहते हैं इंग्लिश के हिसाब से। तो इंग्लिश में सबसे पहली बात समझनी चाहिए कि आर्टिकल्स आर यूनिक मेंबर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आर्टिकल्स आर यूनिक मेंबर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर का खास मेंबर है, यूनिक मेंबर है। ये हर लैंग्वेज में नहीं है। आर्टिकल्स जो है हर लैंग्वेज में नहीं है, इसलिए आर्टिकल जो है यूनिक मेंबर कहलाता है। हम इसको लिख सकते हैं कि आर्टिकल्स आर यूनिक मेंबर्स of English. Articles are unique members of English grammar. यूनिक, यूनिक का मतलब क्या होता है, खास, विशिष्ट, स्पेशल। तो आर्टिकल जो है वो इंग्लिश ग्रामर का खास मेंबर है। इसका मतलब हर लैंग्वेज में आर्टिकल नहीं है, और इंडियन लैंग्वेज में तो बिल्कुल, हिंदी में तो आर्टिकल जैसा कोई चैप्टर भी आपको हिंदी में नहीं मिला। तो इंग्लिश की स्पेशलिटी है, इसका मतलब आर्टिकल जो है इंग्लिश की स्पेशलिटी है। अब एक बहुत बड़े ग्रामेरियन हुए इंग्लिश में, इंग्लैंड में बहुत बड़े, नेस्फील्ड, जेसी नेस्फील्ड। उन लोगों की ग्रामर की बुक को पढ़ के हम लोग बड़े हुए, और हम लोग के बाप दादा भी जो है उन किताब को पढ़े थे। तो हमने इसलिए पढ़ा, हमारे बाप दादा ने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे बाप दादा मतलब लिटरली मेरे जो बहुत सीनियर थे, मतलब दादा के जो श्रेणी में आएंगे, मामा दादा इन सब के श्रेणी में जो आते हैं, ऐसे मामा थे लिटरली। और जो डिप्टी डायरेक्टर थे वो एजुकेशन से रिलेटेड थे। तो उन्होंने मुझे 90s 91 या 92 में बताया था, जब मैं 7-8 में पढ़ता था, बहुत छोटा था, 7-8 में था मैं। उसमें वो बताते थे, कहा करते थे ग्रामर तो हम लोग नेस्फील्ड के हिसाब पढ़ते थे। नेस्फील्ड का ग्रामर तो मुझे रटा हुआ होता था, हमें समझ में आता नेस्फील्ड का ग्रामर मुझे रटा हुआ था, उसका क्या मतलब होता है। तो फिर बात होते होते हमने पूछा नेस्फील्ड, तो बोले ग्रामर है, बहुत अच्छी बुक है, फलान ठिकान जो भी है, हम लोग उसी को पढ़ते थे, यानी ओल्ड टाइम लोगों को पढ़ते थे। फिर मैंने भी जो जो उसमें खरीद लिया, 8वां का बच्चा था, जाकर खरीद लिया नेस्फील्ड की, और लेकिन मजा आया, अच्छा लगा, अच्छी बुक है। मतलब एक ऐसे कंसेप्ट आपको इंग्लिश का दे देगा जो, जिसके बाद आप कुछ भी अपना पढ़ते रहिए, एक्स्ट्रा जो भी करेंगे कंसेप्ट आपको क्लियर कर देगा। खैर, तो आर्टिकल तो उन साहब ने, नेस्फील्ड साहब ने अपने बुक में एक खास लाइन लिखी है आर्टिकल के विषय में। खास लाइन, उस लाइन को मैं लिखता हूं। उन्होंने लिखा है कि आर्टिकल्स दिख रहा है ना, आर्टिकल्स आर नथिंग। आर्टिकल्स आर नथिंग है, आर्टिकल्स कोई चीज ही नहीं है, ये क्या बात हुई, आर्टिकल्स आर नथिंग। यस, आर्टिकल आर नथिंग। आगे अभी ट्विस्ट बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। आर्टिकल्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव्स। कि आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव के अलावा कुछ है ही नहीं, यानी आर्टिकल जो है एडजेक्टिव ही है। आर्टिकल जो है एडजेक्टिव है। इसलिए जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं हम लोग, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारा 9 नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ, नहीं तो आर्टिकल भी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं कि सेंटेंस जिससे बना है उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, तो आर्टिकल ए एन दी भी तो सेंटेंस का पार्ट होता है, तो फिर उसको ए एन दी को तो हम लोग आर्टिकल कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो फिर 9 होना चाहिए था, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 तो नहीं होता, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, 8 ही होता है। उसकी वजह क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं आर्टिकल तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आर्टिकल्स आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आर्टिकल तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए है कि अगर आर्टिकल्स मतलब एडजेक्टिव्स का ही शॉर्ट फॉर्म आर्टिकल्स है, और आर्टिकल्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ना माने, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को 1 तो एक ऐड करना ही पड़ेगा।
तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 हो जाएगा। और आर्टिकल्स को हम ऐसा कह नहीं सकते कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है नहीं, क्योंकि पार्ट सेंटेंस का हिस्सा है, सेंटेंस में तो आता ही है, आर्टिकल्स हमेशा आता है सेंटेंस में। जब आर्टिकल सेंटेंस में हमेशा आता है, आर्टिकल सेंटेंस में हमेशा आता है, आर्टिकल का सेंटेंस में हमेशा यूज करते हैं, तो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कहना ही पड़ेगा, कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो अब इन्होंने जो ये सेंटेंस लिखा, आर्टिकल्स आर नथिंग बट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इससे ये क्लियर हो सिर्फ हुआ कि चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, ये आर्टिकल्स जो है पार्ट एडजेक्टिव ही है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को 9 होने की जरूरत नहीं है। ये तो क्लियर हो गया कि आर्टिकल्स जो है वो एडजेक्टिव ही है, या ये सॉरी आर्टिकल्स जो एडजेक्टिव है, तो अलग से आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच में जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि इन्होंने आर्टिकल्स को एडजेक्टिव क्यों कहा। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल ही दिया, उन्होंने एक्सप्लेन किया, इस बात को एक्सप्लेन किया कि आर्टिकल्स एडजेक्टिव कैसे। तो उन्होंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही उन्होंने, ए और एन इज द शॉर्टर फॉर्म, ए और एन इज द शॉर्टर फॉर्म। शॉर्टर का मतलब क्या था, छोटा, SHORTER, शॉर्टर फॉर्म ऑफ वन, शॉर्टर फॉर्म ऑफ वन, कि अंग्रेजों को वन बार बार लिखना पड़ता था, वन तो 3 लेटर्स यूज हो जाते थे। तो वन के शॉर्टर फॉर्म में उन्होंने ए और एन का इस्तेमाल किया, यानी ए और एन का भी, ए और एन दोनों के लिए वन का इस्तेमाल। तो जहां जहां उनको वन लिखना होता था और वन उनको बार बार लिखना पड़ता था, तो वन बार बार लिखना पड़ रहा था, तो जहां जहां वन का इस्तेमाल करते थे, जहां जहां वन का इस्तेमाल करते थे, क्लियर है, जहां जहां वन का इस्तेमाल करते थे, उसी जगह उन्होंने ए और एन को इस्तेमाल करना शुरू किया। और वन क्या है, तो वन न्यूमरल एडजेक्टिव है, नंबर बताता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे क्या है, ये सारे न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे के सारे न्यूमरल एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव। तो जब ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स है, तो ए और एन भी क्या हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म तो एडजेक्टिव ही हुआ। तो चलो ए और एन तो वन का शॉर्ट फॉर्म हुआ, अभी द क्या है, द क्या है, तो द के विषय में उन्होंने बताया कि द इज द shorter, the is the shorter form of this that these and those this, that, these और those का शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब जहां हम this लिखते हैं, जहां हम that लिखते हैं, जहां हम these लिखते हैं, जहां हम those लिखते हैं, वहां पर हम द लिख सकते हैं। और ये this, that, these और those, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। अगर आप एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव चैप्टर में आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो दिस, दैट, दीज और दोज, दिस, दैट, दीज और दोज, ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये सारे के सारे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्लियर है, ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस भी, दैट भी, दिस भी, दोज भी, सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो जहां जहां दिस, दैट, दिस, दोज का इस्तेमाल करते हैं हम, वही वहां हम द का इस्तेमाल करते हैं। और गौर से देखें तो द का जो स्पेलिंग है वो कहीं छुपा भी हुआ है इसमें, देखिए ये रहा, दीज में द छुपा भी है। और कहानी भी यही है, द की जो ओरिजिनल कहानी है यही है, ऐसा नहीं कि नेस्बिल साहब ने ऐसे तुक्का मार दिया, कहानी भी यही है।
कि दिस वर्ड से ही द निकाला है, यानी दिस दी वर्ड जो है वो अपने आप से अंग्रेजों ने सोच के नहीं बनाया था, दिज से ही उन्होंने निकाला द, फैक्ट भी यही। तो इसलिए साफ साफ लिखा है कि दिस दैट दिस दोस का शॉर्ट फॉर्म है। अब जरा इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम क्या, दिस फैन इज मूविंग, हम क्या ना, दिस फैन इज मूविंग, हमारे सामने का दिस फैन इज मूविंग, या दिस पेन इज माइन, हम कहना दिस पेन इज माइन, या दिस मार्कर इज माइन, ये हमें कहना था। तो अगर हमें ये कहना कि दिस मार्कर इज माइन, क्या कहना है, दिस मार्कर इज माइन, हमने कहा दिस मार्कर इज माइन। तो इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं, द मार्कर इज माइन, क्या कह सकते हैं, द मार्कर इज माइन। तो ये जो दिस हमने लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, द, कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए मैं जब नरेशन बताता हूँ तो नरेशन में बताता हूँ, नरेशन में कि भाई दिस दैट दिस दोस की जगह द भी होता है। आपने सिर्फ ये सोच रखा दिस की जगह दैट करना है, दिस की जगह दोस करना है, और पहले दोज अगर पहले आ गया तो, दैट अगर पहले से है तो तब क्या करते हैं। तो नरेशन में भी ये रूल होता है कि जहां दिस है, दैट है, दिस है, दोज है, उसको आप रिमूव करके द लिख सकते हैं। दिस के बदले भी द, दैट के बदले भी द, दिस के बदले भी द, और दोज के बदले भी द। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा, अब मान लो यहाँ पर ढेर सारी चीजें हैं, यहाँ पर ढेर सारी चीजें हैं, तो मैंने ये कह दिया दिस, मान लो सामने किताब है, अभी यहाँ तो है नहीं लिखा, लिखा अगर सामने किताबें रखी होती, हमने कहा कि दिस बुक्स आर न्यू, तो दीज बुक्स आर न्यू कहेंगे तो किसी की तरफ इशारा करके ही तो कहेंगे, दीज बुक्स आर न्यू, दोज बुक्स आर न्यू, दीज आर माय फ्रेंड्स, दोज आर माय फ्रेंड्स, किसी की तरफ इशारा करके तो बोलेंगे, ऐसे तो बोलेंगे नहीं, किसी के इशारा तरफ पॉइंट करके, यानी कि जिसके तरफ बात करे वो सामने, तभी तो इशारा कर रहे हैं। इशारा हम तभी कर सकते हैं जब कोई सामने है, पॉइंट करिए और वो, तो जो सामने हो गया वो क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया। तो इसलिए इसके जगह पर क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं, द बुक्स आर न्यू। तो दीज हो, दोज हो, दैट हो, हमने कहा दैट पेन इज माइन, तो क्या द पेन इज माइन, दैट हाउस इज न्यू, द हाउस इज न्यू, एकदम बिल्कुल सही है। इसीलिए द को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं, यही वजह है कि दिस दैट दीज दोज हम किसको कहते हैं, जो हमारे सामने हो, जो पर्टिकुलर हो। तभी तो हमारे सामने कुछ है तो हम दिस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम दिस तभी कह रहे हैं जब हमारे सामने हम इशारा कर कि ये चीज है। इसी वजह से चूंकि दिस दैट दिस दोस का ही शॉर्ट फॉर्म द है, इसलिए लोग आराम से प्यार से द को डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल कहने का यही मतलब ही है, क्योंकि द वही आता है जहां पे दिस दैट दिस दो जाता है, और दिस दैट दिस दो वही आता है जहां पे चीजें बिल्कुल सामने स्पष्ट हो, क्लियर हो, जिसको हम जान रहे तभी दिस दैट दिस को का इस्तेमाल करने, तो ऐसे नहीं करते। इसलिए अगर कोई पूछेगा कि द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं, तो ये रीजन बताइएगा, ये असल रीजन है कि द को डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहते हैं कि द जो है उसका ओरिजिन दिस दैट दिस और दोस से हुआ है, या जहां पर दिस दैट दिस या दोस का इस्तेमाल होता है वहीं पे द का इस्तेमाल होता है, और दिस दैट दिस दोस का इस्तेमाल वही हो सकता है जहां चीजें हमारे सामने और हमको पता हो कि हम किसकी बात, जिसकी तरफ हम इशारा करके बोल सकते, तभी तो दिस को कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब जैसे ये बात मैं बताता हूं तो कुछ आइंस्टीन टाइम के स्टूडेंट होते हैं, कुछ तो उसी समय पूछ लेते हैं सवाल, और कुछ 2-4 दिन के बाद आते हैं और आपके पास आप होते हैं, सर आपने कहा था दिस दैट दिस दोज के बदले द का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दिस दैट दिस दोज का शॉर्ट फॉर्म जो है द। हमने कहा हाँ कहा था, तो मैं भी पता चल, मुझे पता कि कहाँ दर्द हो रहा है, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता चल गया दर्द कहाँ हो रहा है। मैं कहा हाँ कहा था, तो क्या बिगाड़ लोगे मेरा, अभी भी कह रहा हूँ। तो अच्छा हाँ ऐसा ही है, बिगाड़ बिगाड़ो, क्या बिगाड़ते बिगाड़ो। अब वो बिगाड़ना शुरू करेगा, क्या बिगाड़ेगा शुरू, आपसे भी कोई बिगाड़ सकता है। मतलब ये समझे कि मुझे बहुत मजा आता है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता है उसको क्या दर्द हो रहा है। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि दर्द देने से क्या मतलब है किसी को, पहले राहत ही बांटते रहो, दर्द राहत बांटो, दर्द बांट के क्या मतलब। तो शुरू में जब हम लोग पढ़ाते थे उस समय तो पता नहीं था कि अच्छे से पढ़ाने के बाद भी लोगों को दर्द हो जाता है। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है, तो 8-10 साल से जो है अब मैं दर्द देता ही नहीं, सारी सारी बातें जो है पहले बता देता हूँ कि इतने सारे लोग कंप्लेन कर देते हैं, इतने सारे लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगले वाले जनरेशन को क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं।
जैसे यही चीज अगर मैं शुरू में जब नया नया पढ़ाना शुरू किया होगा आज से 15 साल, तो लोगों ने तो पढ़ा दिया अच्छी चीज, इसी में खुश है, अच्छी चीज पढ़ा दिया, एकदम मजेदार चीज पढ़ा दिया। ये उसका साइड इफेक्ट भूल गए, उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। जब साइड इफेक्ट होने लगा अच्छी चीज पढ़ाने का, तब समझ में आया कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ये दिक्कत, अच्छी चीज पढ़ाने का भी नुकसान हो सकता है। तो अब देखिए इस चीज को पढ़ाने का नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है कि कुछ सेंटेंस लेकर आते हैं स्टूडेंट, दो चीज, या कुछ लोग तो उसी समय ले आते हैं सेंटेंस, अब कुछ लोग एक दो दिन के बाद, कुछ सब नहीं लाते क्योंकि सब इतना दिमाग लगाते नहीं, जो दिमाग लगाते हैं या जिनका दिमाग चलता है वही ला सकते हैं। क्वेश्चन क्या लेकर आ गए, दिस इज ए बुक, या क्वेश्चन लेके आ गए दीज आर बुक्स। अब कहा कि सर अब बताओ किसको लिखें क्या, द इज अ बुक, और फिर इसको लिखें क्या, द आर बुक्स। अब तो मैं फंस गया, बर्बाद हो गया, लूट लिया मुझे लोगों ने घड़ी क्लास में। तो ये कोई समस्या नहीं है, इसका जवाब पहले से दिया हुआ, ये होगा ही नहीं, ये चीज ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। आपका क्वेश्चन कैसे गलत है, अभी तो आपने खुद बताया कि दिस दैट दिस दोस का शॉर्ट फॉर्म है, आप कह रही है क्वेश्चन ही गलत है। हाँ मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें दिस क्या है, तो क्या बताओगे। तो पहले तो आप बताओ कि सबसे पहला लाइन जो आर्टिकल का शुरू हुआ है हम लोग का यूनिक मेंबर्स के बाद, वो क्या शुरू हुआ कि आर्टिकल्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव्स, ये कहा। तो पहले तो ये एडजेक्टिव होना चाहिए ना, तो पूछेगा कोई दिस क्या है, तो पहले तो एडजेक्टिव साबित करो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है ही नहीं, ये क्या है, प्रोनाउन। ये क्या है, प्रोनाउन। ये क्या है, प्रोनाउन। तो हमने तो जब कह रखा है कि आर्टिकल्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव्स, तो आप एग्जांपल वो लाएंगे ना जिसमें कि दिस दैट दिस दो एडजेक्टिव हो और ना हो, एडजेक्टिव हो और ना हो, तब तो हमारा क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ गलत होगा। अब ये किताब में कहीं एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ नहीं, तो ये इस एक्सप्लेनेशन के लिए टीचर को खुद तैयार होना पड़ता है, इसमें टीचर को अपना दिमाग, बुक में तो कहीं नहीं लिखा स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन करेगा, नेस्पिल साहब तो ऐसा लिख के सब चले गए कि दिस आर्टिकल सही है, द इज आर्टिकल्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव्स, या द इज द शॉर्ट फॉर्म दिस दैट दिस दोस। अब उन्होंने ये तो नहीं लिखा अपने बुक में कि द दिस दैट एक प्रोनाउन होगा, नहीं होती है, तो आपको टीचर को या स्टूडेंट को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने तरफ सोचना पड़ेगा। तो क्या जवाब देंगे कि दिस यहाँ पे प्रोनाउन है नहीं, इसका मतलब दिस दैट दिस दोस जो है, दिस दैट दिस दोस, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। जब आप प्रोनाउन और एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो आधे टॉपिक आपको सेम ही मिलेंगे, जो प्रोनाउन है वही एडजेक्टिव है, आधे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन पोसेसिव एडजेक्टिव। चार तो मैंने ऐसे ही गिनवा दिए। तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा ही होता है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तो इसी वजह से आर्टिकल्स को कुछ लोग डिटरमिनर्स में भी पढ़ाते हैं। डिटरमिनर क्या बताता है, डिटरमिनर के बाद होता है कि अगला वर्ड नाउन हो, तो इसलिए आर्टिकल्स को कुछ लोग डिटरमिनर्स भी कहते हैं। कुछ लोग आर्टिकल चैप्टर कहाँ पढ़ाते हैं, कुछ लोग एडजेक्टिव चैप्टर नहीं पढ़ाते, डिटरमिनर्स पढ़ाते हैं। और डिटरमिनर्स में आपको एडजेक्टिव पढ़ा देंगे, आर्टिकल पढ़ा देंगे, जितने भी एडजेक्टिव है सबका यूज पढ़ा देंगे, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मैनी, मैनी, ए एंड दिस सबका बता देंगे। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं और नाम दे दिया डिटरमिनर्स। तो डिटरमिनर्स में अधिकांश वर्ड जो है वो सारे एडजेक्टिव और आर्टिकल, मतलब एडजेक्टिव्स और आर्टिकल्स के फैमिली मिलकर ही क्या करता है, डिटरमिनर्स बना देता है। थोड़ा सा यूज में डिफरेंस है, कांसेप्ट में डिफरेंस है, लेकिन कहानी इतनी है, यूज आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स का ही है। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर्स में फर्क है, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर्स के यूज में हल्का सा फर्क है, लेकिन डिटरमिनर्स के नाम पर हम लोग पढ़ते एडजेक्टिव और आर्टिकल ही है, ये भी ध्यान रखिए। यूज में थोड़ा सा फर्क है टेक्निकली एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर्स में। जैसे हम चाय के नाम पे, रोटी के नाम पे, पराठे के नाम पे हम रोटी ही खाते हैं या आटा ही खाते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग। यही बात होता है उधर भी कि पराठे के नाम पे आपको रोटी आटा ही खिलाया जाता है, खीर के नाम पे हमें चावल ही खिलाया जाता है, खीर के नाम पे हमें चावल ही खिलाया जाता है। चावल तो होता है, हम कहते हैं खीर खाएंगे, हम चावल नहीं खाएंगे, तो ये थोड़ा सा खीर में चावल है, हटा चावल हटा लेंगे तो फिर खीर बनेगा ही नहीं। तो ये जो दोनों वर्ड है ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है नहीं है, और प्रोनाउन में ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म द हो ही नहीं सकता, इसलिए ये क्वेश्चन ही क्या है, गलत है, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। समझ में आ गई बात।
तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि दिस दैट दिस दो जहां भी है वहां पर वो एडजेक्टिव हो। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि जैसे जहां जहां एडजेक्टिव था वहां एडजेक्टिव के बाद नाउन था, एडजेक्टिव के बाद नाउन है। ये मतलब जब दिस और दैट एडजेक्टिव होता है तो उसके तुरंत बाद नाउन होता है। तो इसलिए इसमें दिस के बाद नाउन आ गया, दिस के बाद नाउन आ गया, दैट के बाद नाउन आ गया, तो वो एडजेक्टिव है। और अगर नाउन नहीं आया, अकेला आया, जैसे दिस देखिए अकेला आ गया, इसके साथ कोई नाउन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसके साथ। दिस क्या अकेला है, इसके साथ कोई नाउन ही नहीं, सीधा वर्ब आ गया। तो फिर ये जो दिस और दिस है ये आपका प्रोनाउन है, ये डिफरेंस है। यानी दिस दैट दिस दो जो है वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। पहचान कैसे होगा कि अगर वो नाउन के साथ आएगा, अगर वो नाउन के साथ आएगा तो उसको हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, और अकेला आएगा तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। नाउन के साथ आएगा तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे और अकेला आएगा तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव क्या, अकेला आएगा तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, अकेला आएगा तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ये समझना था, ये समझने की बात थी, या इस पर ध्यान रखना है। क्लियर है, बात समझ में आ जाएगी? क्लियर? तो जब हम बात करेंगे किसकी? आर्टिकल्स की। जब हम बात करेंगे आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स में हमको ये ध्यान रखना है, आर्टिकल्स में ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव्स। आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव ही है, आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव ही है। लेकिन आर्टिकल जो एडजेक्टिव है, आर्टिकल जो एडजेक्टिव है तो वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बस इसका ध्यान रखना है और कोई ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। आर्टिकल्स आर नथिंग बट एडजेक्टिव्स और आर्टिकल्स आर यूनिक मेंबर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हर लैंग्वेज में आर्टिकल्स नहीं होता है। अब जब आर्टिकल्स को पूछा जाए कि आर्टिकल्स कितने होते हैं, अब यहां जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं कि कई बार क्या पूछते हैं लोग कि आर्टिकल्स कितने होते हैं, आर्टिकल्स कितने होते हैं। तो आर्टिकल्स में जो है, आर्टिकल्स में कितने आर्टिकल्स की हम बात करें तो लोग जनरली 3 कह देते हैं और कुछ लोग तो 2 कहते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग 2 इसलिए कहते हैं कि उनको लगता है अच्छा आर्टिकल कितने होते हैं, इसका मतलब आर्टिकल कितने तरह के होते हैं, तो डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल बता देते हैं। अच्छा एक आर्टिकल डेफिनेट हुआ, एक आर्टिकल इंडेफिनेट हुआ, तो आर्टिकल 2 हुआ, ऐसे बता देते हैं। तो कुछ लोग 2 कह देते हैं। कुछ लोग आर्टिकल का मतलब आर्टिकल कितने होते हैं सोचते अच्छा ए एन दी पूछ रहे हैं, तो एक हो गया, एन एक हो गया, द एक हो गया, तो 3 बता देते हैं। तो कुछ लोग 2 बता देते हैं, कुछ लोग 3 बताते हैं। आपका भी दोनों में से एक ही जवाब होगा। किसी के दिमाग में आया होगा आर्टिकल्स मतलब कितने होते हैं, तो 2 यानी डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल, और किसी के दिमाग में आया होगा आर्टिकल 3 ए एन द। ठीक है, तो जब हम डेफिनेट इंडेफिनेट की बात करते हैं तब तो वो आर्टिकल कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो ये तो मैंने सवाल पूछा ही नहीं अभी था, मैंने पूछा था आर्टिकल होते कितने हैं, मतलब आर्टिकल की संख्या में पूछ रहा था कि जितने भी डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल मिलाकर कितने आर्टिकल होते हैं। तो जब ये जवाब पूछते हैं कि सवाल पूछता है कि डेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल मिलाकर कितने होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल बनाकर कितने होते हैं, तब क्या होगा, तब क्या क्या करें बात, तब उसमें फिर क्या बात होनी है। तो फिर वही फिर तीन जवाब आ जाता है। फिर कितने जवाब आ जाते हैं? 3 जवाब आ जाते हैं। देयर आर 4 आर्टिकल्स। कितने हैं? 4 आर्टिकल्स। अब ये 4 आर्टिकल्स कैसे होते हैं? देयर आर 4 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स हैं? 4। अब ये बात मैंने नहीं कही है, ये मत समझिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने कह दिया। माइकल स्वैन साहब जो बहुत बड़े ग्रामरियन है, बहुत बड़े ग्रामरियन, ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी आती है, ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी आती है मोटी वाली, उसका जो फॉरवर्ड लिखते होता है ना, फॉरवर्ड हम बड़े बड़े दिग्गज लिखाते, सुरमा से लिखाते ना,
तो आप देखिएगा कि जो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर की डिक्शनरी या ऑक्सफोर्ड की जो कंसाइड डिक्शनरी है उसका फॉरवर्ड किसने लिखा है? तो उसका फॉरवर्ड जो है माइकल स्वैन साहब ने लिखा है। तो इतने बड़े ऑथर, उनकी बुक आती है, बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग आपने सुना होगा माइकल स्वैन। और ऐसा नहीं कि इतने बड़े ऑथर है तो आपको बुक नहीं मिलेगी, इसकी बुक हर जगह मिल जाएगी। आप रोहतक में खोजेंगे रोहतक में मिल जाएगा, दिल्ली में मुखर्जी नगर में खोजिएगा मिल जाएगा, जयपुर में खोजिएगा, पटना में खोजिएगा, गोरखपुर में खोजिएगा, ग्वालियर में खोजिएगा, जहाँ खोजिएगा, हिसार में भी खोजिएगा, हिसार में मिल जाएगा, जहाँ खोजना सब जगह मिल जाएगा। बस हम खोजते नहीं थे, खोज के देखिएगा मिल जाएगा। नेस्फील्ड की बुक भी, माइकल स्वैन की बुक भी। तो माइकल स्वैन ने अपने बुक में लिखा देयर आर 4 आर्टिकल्स। तो कई लोगों को सदमा लगा, कई लोगों को सदमा लगा। अब इस सेंटेंस पर आने से पहले, 4 आर्टिकल्स पर आने से पहले मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, जरा इस सेंटेंस को समझिएगा, बताइए कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। छोटे छोटे सेंटेंस लिख रहा हूँ। देयर इज एन एग, मतलब समझते हैं अंडा, ऑन द टेबल। There is an egg on the table. There are eggs on the table. Or there is egg. There is egg on the table. ये 3 सेंटेंसेस हैं। इस 3 सेंटेंस में आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है। देयर, करेक्ट कौन सा, सही कौन सा। देयर इज एन एग ऑन द टेबल, देयर आर eggs on the table, there is egg on the table. सही कौन सा है? Which one is correct? Which one is correct? सही कौन सा है? Which one is correct? किसको सही कहेगा? Which one is correct? Which one is correct? जब ऑफलाइन की बात आती है तो फटाफट लोग जवाब दे देते हैं, पहला सही, कुछ लोग कहते हैं दूसरा सही, कुछ लोग कहते हैं पहला और दूसरा सही, और एक सुर में सब बता देते हैं कि तीसरा गलत है। हालांकि कुछ लोग तीसरा भी सही कहते हैं, पता नहीं क्या सोच के कहते हैं, लेकिन किसी को लगता है चलो तीसरा भी सही अपना होगा, बोल देते हैं, कुछ को उसमें भी लगता है। लेकिन मैक्सिमम जो मेजोरिटी है, 99.99% स्टूडेंट जो जवाब देते हैं वो जवाब देते हैं कि पहला सही है, फिर दूसरा जवाब देते हैं, कुछ लोग जवाब देते हैं दूसरा सही है। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो कहते हैं दोनों सही है, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट कहते हैं जो दोनों सही है, दोनों को सही बताते हैं। तीसरा को तो शायद ही कोई सही बताता है, तीसरे को अधिकांश गलत ही बताते हैं। और जैसे आपके भी दिमाग में तीसरा आया, तीसरा पहला दूसरा जैसे सही होता है तो तीसरा क्या होता है, गलत होता है। इतना तो सबको समझ में आ ही आता है ना, ऐसा ही ऐसा होना चाहिए। और ऐसा आपको समझ में भी आ रहा होगा, कभी पहला सही है दूसरा तीसरा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, फैक्ट भी यही है। देखने से लग भी तो यही रहा कि पहला सही है ही, दूसरा सही है ही, तो तीसरे का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तीसरे का क्या सेंस बनता है, तीसरा तो गलत होगा ही हो। सच्चाई तो ये लगती है, फैक्ट भी यही लग रहा है, लगता है कि नहीं लगता है, सच तो यही है, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। तो जब सच यही है, जब सच यही है, तो बात को हम लोग थोड़ी सी गहराई में जाकर देखते हैं। जब सच यही है तो बात को थोड़ी सी गहराई में जाना है। पहला तो सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, फर्स्ट सही है, फर्स्ट में तो कोई बात ही नहीं है, फर्स्ट सही। देयर इज एन एग ऑन द टेबल, यानी टेबल है और टेबल के ऊपर एक अंडा है, टेबल है और टेबल के ऊपर में एक अंडा है, तो ये एन एग हुआ। देयर आर एग्स ऑन द टेबल, इसका मतलब टेबल पे 2 4 5 अंडे, टेबल है और इस टेबल पर एक अंडा तो एन एग है, और कोई टेबल है उस पर अगर 2 3 4 5 अंडे हैं तो देयर आर एग्स ऑन द टेबल। तो ये भी सही और ये भी सही, लेकिन सही तीसरा भी है, सही तीसरा भी है।
और इसीलिए माइकल स्वैन ने कहा था देयर आर 4 आर्टिकल्स। अब तीसरा कैसे सही है? सपोज करो कि टेबल पर अंडा है और आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और वो बच्चा क्या करा, एक डंडा घुमाते घुमाते गया और अंडे पे दे मारा। अब अंडा गया टूट, चाहे एक अंडा, चाहे दो अंडा, चाहे तीन अंडा, सारे अंडे टूट के बिखर गए। अंडे का सारा मटेरियल जो है, मतलब अंडे की हत्या हो गई, बिखर गया टेबल पे। अब भी तो आप कहेंगे टेबल पर अंडा लगा हुआ है या टेबल पर अंडा है, या आप अंडा खा रहे थे और शर्ट पे आपके गिर गया, आप कहेंगे मेरे शर्ट पे अंडा है, या आप आम खा रहे थे, आपके शर्ट पे आम लग गया, या मुंह पे गाल पे आम लग गया। तो अगर आपके गाल पे आम लगा हुआ या अंडा खा रहे थे यहाँ पे अंडा लगा हुआ, तो आप क्या कहेंगे, देयर इज एन एग ऑन माई चिक। आप आम क्या खा रहे थे तो आप क्या कहेंगे, देयर इज ए मैंगो ऑन माई चिक। आम खा रहे थे, थोड़ा सा आम गिर गया, यहाँ आम लग गया, तो हिंदी में देखिए तुम्हारा आम लगा हुआ यहाँ पर आम लगा हुआ, यही तो कहेंगे। तो क्या कहेंगे, देयर इज ए मैंगो ऑन योर शर्ट, यही कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, देयर इज मैंगो ऑन योर शर्ट नहीं कहेंगे। या एक अंडा तोड़कर ग्लास में डाल दिया, तो आप तो हिंदी में यही कहेंगे कि ग्लास में अंडा जरा देखना, ऑमलेट बनाने के लिए। तो क्या कहेंगे, देयर इज एन एग इन द ग्लास। तीन चार अंडे को तोड़कर ग्लास में डाला हुआ है, फिर भी तो आप यही कहेंगे हिंदी में, ग्लास में देखना अंडा रखा हुआ है, ग्लास में अंडा रखा हुआ है। तो क्या कहेंगे, देयर आर एग्स इन द ग्लास। तब क्या कहेंगे, एग, देयर इज एग कहेंगे। तो यहाँ एग का मतलब क्या है, यहाँ एग का मतलब क्या है, अंडे का मटेरियल। इसीलिए उन्होंने कहा, माइकल स्वैन ने कहा कि देयर आर 4 आर्टिकल्स। कि आर्टिकल का नहीं होना भी कभी कभी क्या बताता है, एक मीनिंग देता है। एन बताना एक बताता है, एक्स में लगाना एक से अधिक बताता है, और आर्टिकल का लगाना ही नहीं एक तीसरा मीनिंग देता है, और वो मीनिंग होता है मटेरियल। इसीलिए माइकल स्वैन ने अपने बुक में कहा कि देयर आर 4 आर्टिकल्स, और वो 4 आर्टिकल्स कौन कौन थे, ए एन द, ये तो आप बचपन से जान ही रहते। और फोर्थ आर्टिकल है नो आर्टिकल। यहां एक चीज को आपको अच्छी तरह समझना है कि हर चैप्टर में एक टॉपिक आता है आर्टिकल के चैप्टर में, नो आर्टिकल। वो जो नो आर्टिकल है वो अलग है, उसको जीरो आर्टिकल भी कहते हैं। उसको कोई बुक लिखेगा नो आर्टिकल, कोई लिखेगा जी, वो अलग चीज है। उसका मतलब है कि आर्टिकल किस किस कंडीशन में लगाना ही नहीं है, अगर उस कंडीशन में आर्टिकल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ एग के साथ आर्टिकल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। इसमें आर्टिकल के साथ एग लगाया तो एग का अलग मीनिंग है। और वहां क्या है कि अगर आपने आर्टिकल यूज कर दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगी। ये इस वाला केस नहीं है कि एन एग लगाया तो भी सही है और आर्टिकल छोड़ दिया तो भी सही है। एन एग लगाया तो अलग मीनिंग है, और एग एन नहीं लगाया तो इसका मतलब अंडे का मटेरियल हो गया, वो वाला केस वहां नहीं होता है। वहां अगर आपने आर्टिकल लगा दिया ना तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, वो जो नो आर्टिकल है। इसलिए उस नो आर्टिकल को इस नो आर्टिकल को मिसअंडरस्टूड नहीं करना है। ये नो आर्टिकल का मतलब है, जैसे हम कहते हैं नेति नेति नेति, कि स्वर्ग के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा सकता, कुछ ये वाला आर्टिकल है। कि अगर हम किसी किसी नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाते तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है, और आर्टिकल लगा देते तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। इसलिए नो आर्टिकल भी एक आर्टिकल है, क्योंकि इससे सेंटेंस का मीनिंग बदलता है। यहाँ ये सेंस कहने का है कि नो आर्टिकल भी एक आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल नहीं होने से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जा रहा है। सेंटेंस गलत नहीं हो जा रहा है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जा रहा है। और आर्टिकल लगाने से भी सेंटेंस गलत नहीं हो रहा, सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जा रहा है। और जो जीरो आर्टिकल दे रखा है आर्टिकल चैप्टर में, या नो आर्टिकल दे रहा है, उसका मतलब कि उस जगह पे अगर आपने आर्टिकल लगा दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सेंटेंस में एग में आर्टिकल लगा देंगे। यहाँ क्या हो रहा है कि एग में आर्टिकल लगाने से अलग मीनिंग आ रहा है, नहीं लगाने से अलग मीनिंग हो रहा है। और वहां के अगर आर्टिकल लगा देंगे तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, तो वो आर्टिकल अलग है। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गया ये नो आर्टिकल का केस क्या है? क्लियर है ना, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो अब इसको हम लोग डिटेल में, ये सिर्फ आर्टिकल का इंट्रोडक्शन था। मैं समय देख रहा था कितना टाइम लोगों को 45 मिनट्स होने जा रहा है। तो आज का इंट्रोडक्शन का था कि आर्टिकल है क्या। अब हम सब इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में आना है कि आर्टिकल कितने टाइप का है, यूज ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है, द। आगे हम लोग ए एन द पर, अब इसका यूज कैसे होता है, इससे एरर कैसे आता है, अब आएंगे। ये परिचय था, इंट्रोडक्शन था, बेसिक था कि आर्टिकल किसको कहते हैं, आर्टिकल चीज क्या है। अब इसके डिटेल पे हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।